हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज नरेंद्र विश्वास। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे गेट 2014 के मॉडर्न अलजेब्रा के जितने सारे क्वेश्चन हैं। और क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 12, 13, 14, 15 और 49। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दिया है द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 10। तो ऑर्डर 10 का मतलब हुआ यहाँ हमारे पास एक ग्रुप दिया है जिसका ऑर्डर है 10। इस 10 को आप ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 5। यहाँ 2 भी प्राइम है, 5 भी प्राइम है। ठीक है, तो कभी भी अगर इस फॉर्म का बने कि 2 इंटू 5 ग्रुप का ऑर्डर, मतलब ये भी प्राइम ये भी प्राइम, तो इस कंडीशन पे आपको क्या करना है, सिर्फ मान लेते हैं किसी ग्रुप का ऑर्डर p इंटू क्यू दिया है। पी क्यू 2 प्राइम है और p लेस देन क्यू है। हियर p एंड q बोथ आर प्राइम, बोथ आर प्राइम। ठीक है, दो नंबर है, दो अलग अलग प्राइम है, तो कोई एक छोटा या एक बड़ा तो होगा ही। तुमने p को छोटा मान लिया, q को बिगर मान लिया। तो पहला कंडीशन है कि अगर p डिवाइड कर रहा है q माइनस 1 को, तो इस कंडीशन पे क्या होगा। तो कभी भी अगर p डिवाइड कर रहा है q माइनस 1 को, इस कंडीशन पे जो ग्रुप g है या तो ये z पी क्यू के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो g है, जो भी ग्रुप जिसका ऑर्डर पी क्यू है, अगर p डिवाइड कर रहा है q माइनस 1 को, तो या तो ये z पी क्यू के आइसोमॉर्फिक होगा या एक नॉन अबेलियन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा, नॉन अबेलियन ग्रुप के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, मतलब या तो ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा या तो ये इसके आइसोमॉर्फिक होगा। और इस नॉन अबेलियन ग्रुप को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है, ये ग्रुप का ऑर्डर है पी क्यू, तो x की पावर i, y की पावर j, सच दैट x की पावर p इज इक्वल टू ई आइडेंटिटी y की पावर q, साथ में एक्स वाई नॉट इज इक्वल टू वाई एक्स, क्योंकि नॉन अबेलियन है। अच्छा, दूसरा i इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू p माइनस 1 और j इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू q माइनस 1। ठीक है, तो किसी ग्रुप का ऑर्डर अगर पी क्यू है और p डिवाइड कर रहा है q माइनस 1 को, तो उस कंडीशन पे g या तो z पी क्यू के आइसोमॉर्फिक होगा या फिर इसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो यहाँ पे देखिए, तो जो भी साइक्लिक मिलेगा वो सारे जेड पी क्यू के आइसोमॉर्फिक होगा, और जो साइक्लिक नहीं है वो सीधे नॉन एबिलियन इसके आइसोमॉर्फिक होगा। तो इसके पास दो अलग अलग क्लास बन गए, एक क्लास ये हो गया, एक क्लास ये हो गया। ठीक है, तो इस क्लास में वो सारे आएंगे जो जेड पी क्यू के आइसोमॉर्फिक होगा, ये में वो सारे आएंगे जो नॉन एबिलियन के आइसोमॉर्फिक होगा। तो अगर पूछे आपसे कि नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप कितने हैं, देखो जेड पी क्यू वाले सब इसके आइसोमॉर्फिक हो गए, और नॉन जितने सारे अबिलियन है सब इसके आइसोमॉर्फिक हो गए, और नॉन अबिलियन वाले सारे इसको आइसोमॉर्फिक हो गए, और ये आपस में आइसोमॉर्फिक नहीं है। ठीक है, तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप हो गए दो, दो अलग अलग क्लास बन गए। तो इस कंडीशन पे कि ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है और पी डिवाइड कर रहा है क्यू माइनस 1 को, इस कंडीशन पे नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप इज इक्वल टू 2। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल दूं, तो मान लीजिए एक ग्रुप जी है जिसका ऑर्डर 6 है। ठीक है, 6 वाले, 6 का मतलब 2 इंटू 3, और 2 डिवाइड करेगा 3 माइनस 1 को, तो या तो ये Z6 के आइसोमॉर्फिक होगा या फिर ये Z6 का मतलब Z2 इंटू 3। ठीक है, और या तो दूसरा S3। ठीक है, S3 का ऑर्डर भी 6 होता है। देखो ये साइक्लिक भी हो गया, अबिलियन भी हो गया, और ये नॉन साइक्लिक हो गया। तो एक क्लास इसकी ये हो गई, ठीक, दूसरी क्लास इसकी ये हो गई। तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप हो गए 2। ठीक है, ये तो पहला कंडीशन है जब डिवाइड करेगा। अच्छा, सेकंड कंडीशन, जब डिवाइड ना करे, मतलब p डज नॉट डिवाइड q माइनस 1, इस कंडीशन पे आप क्या कहेंगे। इस कंडीशन पे सीधे सीधे अगर इस कोई भी ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी क्यू है और p डिवाइड नहीं कर रहा है q माइनस 1 के, तो आप सीधे सीधे कहेंगे जो g है वो आइसोमॉर्फिक होगा z पी क्यू के। इसमें दूसरा कोई ग्रुप हो ही नहीं सकता, मतलब इसमें अबिलियन नॉन अबिलियन की बात करेंगे नहीं, सीधे सीधे ग्रुप साइक्लिक होगा और ग्रुप जेड पी क्यू के आइसोमॉर्फिक होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन पे नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप ये हो गया आपके। देखो ये तो है ही नहीं इस बार,
जो सेकंड वाले जब p डिवाइड करा q माइनस वन के, सिर्फ यही है तो एक ही क्लास है ना, दूसरा तो है ही नहीं, सिर्फ एक ही क्लास है इस केस में, तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप हो गए एक, जब क्लास ही एक है तो एक ही बनेगा। ठीक है, अब आते हैं यहाँ, देखिए ग्रुप का ऑर्डर है 10, 10 का मतलब 2 इंटू 5, 5 का मतलब 2 डिवाइड करेगा 5 माइनस वन को, क्योंकि 2 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो अगर डिवाइड करेगा तो पहली वाली कंडीशन हो गई कि p डिवाइड कर रहा है q माइनस वन को, इस कंडीशन पे नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप कितने थे, एक ये था एक ये था, तो इसका आंसर हो गया 2। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूला याद रखिएगा कि अगर किसी ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू है और p डिवाइड कर रहा है q माइनस वन के, तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप हो गए 2। ठीक है, और अगर p डिवाइड नहीं कर रहा है q माइनस वन को, तो नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप हो गए 1। तो पहला क्वेश्चन आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये कह रहा है कि ABCD 4 नंबर है कुछ इस तरीके से कि A से ग्रेटर C से ग्रेटर D से ग्रेटर B, कंसीडर द रिंग कंटिन्यूस फंक्शन ओवर A, B विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट वाइज एडिशन और पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में ये रिंग बना रहा है, और पॉइंट वाइज आपको याद होगा कि F, G बिलोंग्स टू कंटिन्यूस फंक्शन ओवर A, B, इस कंडीशन पे F प्लस G इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, एक तो ये होता है, दूसरा एफ जी इंटू एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, इसे कहते हैं पॉइंट वाइज एडिशन एंड पॉइंट वाइज मल्टीप्लीकेशन। इफ एस इज इक्वल टू वो सारे फंक्शन ओवर कंटिन्यूस फंक्शन ओवर ए कॉमा बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी। देखिए क्लोज्ड इंटरवल है ना, क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, और इस इंटरवल के अंदर अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, क्योंकि सी और डी दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, और दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट से बना इंटरवल हमेशा अनकाउंटेबल होता है। ठीक, तो एस के बारे में क्या होगा, आइडियल होगा कि प्राइम आइडियल होगा कि मैक्सिमम आइडियल होगा, क्या क्या होगा, एक एक करके आते हैं। सबसे पहले प्रूफ करते हैं एस एक आइडियल है। देखिए एस में एक्चुअल में है क्या, एस कह रहा है कि वो सारे एफ बिलोंग्स टू कंटिन्यूस फंक्शन ओवर ए कॉमा बी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल सी कॉमा डी, और ये क्लोज्ड इंटरवल सी कॉमा डी जो है वो ए कॉमा बी का सबसेट है। ठीक, तो आइडियल के लिए पहला कंडीशन होता है कि दो एलिमेंट लेके आओ, मान लेते हैं एफ कॉमा जी, दो एलिमेंट है एस से, तो हमें प्रूफ करना है कि इसका डिफरेंस भी एस में होगा, तो एफ और जी अगर एस में है तो एफ एक्स भी 0 और जी एक्स भी 0, और ये कंडीशन होगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू सी कॉमा डी, तो एफ माइनस जी भी 0 होना चाहिए, तो फाइंड करते हैं एफ माइनस जी इंटू एक्स, तो ये बनेगा एफ एक्स माइनस जी एक्स, और एफ एक्स तो 0 है इस इंटरवल के अंदर और जी एक्स भी 0 है इस इंटरवल के अंदर, तो इज इक्वल टू हो गया 0। अब आते हैं दूसरा, देखिए मान लेते हैं एफ एक एलिमेंट है जो एस से आ रहा है, ठीक, एच एक एलिमेंट है जो कंटिन्यूस फंक्शन ओवर ए कॉमा बी से आ रहा है, तो हमें प्रूफ करना होता है कि एफ जी और सॉरी एफ एच और एच एफ दोनों एस में है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, अगर एफ एस में से है तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी, ठीक, सॉरी क्लोज्ड इंटरवल सी कॉमा डी, सी कॉमा डी, और ए और बी का अभी एच का बारे में पता नहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सीधे सीधे फाइंड करते हैं एफ ऑफ एच क्या होगा, एफ ऑफ एच एक्स इज इक्वल टू, देखिए ओपन करने का तरीका ये है, ध्यान रखिएगा ओपन करने का तरीका ये है, तो वैसे ओपन कर दिया सर इसको, तो एफ एक्स इंटू एच एक्स इज इक्वल टू एच एक्स कुछ भी हो, एफ एक्स तो 0 है ना इस इंटरवल के अंदर, एफ एक्स इक्वल टू 0 क्योंकि एफ एलिमेंट है एस का, ठीक, तो 0 इंटू एच एक्स, देखो 0 से किसी को मल्टीप्लाई करो तो आना 0 ही है, और ये किसके अंदर, देखो एफ एक्स इक्वल टू 0 रख रहे थे हम इस इंटरवल के अंदर, तो विच इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सी कॉमा डी। ठीक, सिमिलरली करके एच ऑफ एफ फाइंड करते हैं, एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स सॉरी एच एक्स इंटू एफ एक्स, ठीक है, अगेन एफ एक्स 0 इस इंटरवल के अंदर, क्लोज्ड इंटरवल सी कॉमा डी, तो एच एक्स इंटू 0, और विच इज ट्रू फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल सी कॉमा डी। ठीक है, तो किसी को भी 0 के साथ मल्टीप्लाई करो आना 0 ही है, तो इस इंटरवल के अंदर ये भी 0, तो यहाँ से मैं इंप्लाई करूंगा एफ ऑफ एच, या फिर कहो एफ इंटू
एच कॉमा एच इंटू एफ, ये दोनों आपका है एस के अंदर बिलोंग कर रहा है। तो दिस इम्प्लाइज एस इज आइडियल। देखिए एस तो मिल गया आपका आइडियल। तो पहला ऑप्शन कह रहा है एस इज नॉट आइडियल, तो ये तो गलत हो गया। बाकी पे आते हैं। ठीक है, अब देखना है कि हमें प्राइम आइडियल है कि मैक्सिमल आइडियल है। देखिए प्राइम आइडियल का मतलब आपको ध्यान होगा कि अगर दो एलिमेंट में लेके आ रहा हूँ कि, या फिर मैं ये कहूँ कि मान लो एफ और जी दो फंक्शन है और इनका प्रोडक्ट एस में है, तो ये क्या इम्प्लाई करता है, या तो एफ एस में होगा, ठीक है, और जी बिलोंग्स टू एस में होगा, ये होगा, ठीक है। तो आपके पास इंटरवल क्या था, सी कमा डी था, समझिएगा। हाँ, एक एलिमेंट में स्मॉल पी ला रहा हूँ जो ओपन इंटरवल सी कमा डी से लेके आ रहा हूँ, तो इस सी कमा डी को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ, पी या फिर सी कमा पी, इधर ओपन रख रहा हूँ, हाँ कॉमा, इधर क्लोज रख रहा हूँ P कोमा D, ठीक है, और इन दोनों का मैं अगर यूनियन करूंगा तो दोबारा C कोमा D मिल जाएगा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एक fx से लेके आ रहा हूँ जो कि है 0 फॉर एवरी x बिलोंग्स टू C कोमा P, ठीक है, कॉमा gx इज इक्वल टू 0 मान रहा हूँ फॉर एवरी x बिलोंग्स टू P कोमा D, ठीक है। तो एफ जी करो तो क्या आएगा, इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू जी एक्स, ठीक है। अब और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं ये लिखता हूँ कि फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सी कमा डी पे क्या होगा इसकी वैल्यू, ठीक है। देखो फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू सी कमा डी को ब्रेक करता हूँ, सी कमा पी, ठीक है, यूनियन पी कमा डी। तो जो x है या तो इसमें बिलोंग कर रहा है या तो इसमें बिलोंग कर रहा है। अब आप मान लेते हैं पहले x इसमें बिलोंग कर रहा है पहले वाले इंटरवल में। अब जब x इसमें बिलोंग करेगा तो एफ एक्स 0 है ना, तो इज इक्वल टू 0 इंटू जी एक्स, मल्टीप्लाई करो तो आ गया ना 0, ठीक। दूसरा हो सकता है x इसमें बिलोंग करे p कमा डी, तो x अगर इसमें बिलोंग कर रहा है p कमा डी के अंदर बिलोंग कर रहा है, उस कंडीशन पे आपका जी एक्स 0 हो जाएगा। तो इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू 0 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब दोनों कंडीशन पे कुछ भी हो, यहाँ x से लिखना भूलिए, हाँ दोनों कंडीशन पे कुछ भी हो, x सी कमा डी के अंदर इसकी वैल्यू हो रही 0। तो दिस इम्प्लाइज मैं ये कहूँ कि एफ जी बिलोंग्स टू एस, बट आप इस बात की गारंटी नहीं दे सकते कि या तो f या तो g दोनों इसके अंदर बिलोंग करेगा, क्योंकि एफ एक्स देखिए इस इंटरवल के अंदर 0 हो रहा है, इससे बाहर 0 हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, गारंटी नहीं है, ठीक है। दूसरा जी पी कमा डी के अंदर 0 हो रहा है, पर एफ को एस के अंदर बिलोंग करने के लिए पूरा सी कमा डी में 0 होना चाहिए, पर इस बात की गारंटी नहीं है, पहली कंडीशन। दूसरा जी को एस के अंदर बिलोंग करने के लिए पूरा सी कमा डी के अंदर 0 होना चाहिए, पर देखिए ये तो सिर्फ पी कमा डी पे 0 है। तो बट ना ही एफ एस के अंदर बिलोंग कर रहा है ना ही जी एस के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब ये प्राइम आइडियल नहीं है, ध्यान रखिएगा ये प्राइम आइडियल नहीं है, ठीक है। क्या आ गया होगा समझ में। तो अब आते देखिए एस इज एन आइडियल बट नॉट प्राइम आइडियल, ये ऑप्शन सही है, गेट का क्वेश्चन है, सिंगल मार्क्स, तो ये सही है, तो ये भी गलत, ये भी गलत। पर मैं आपको बता देता हूँ कि मैक्सिमल भी नहीं है, और वो क्यों नहीं है, देखिए मैं एक सेट बना रहा हूँ, एक एलिमेंट जो पी था ना इसके अंदर एस के अंदर, ओ सॉरी एक एलिमेंट जो पी था क्लोज्ड इंटरवल सी कॉमा डी के अंदर, कोई भी नंबर है पी, तो मैं क्या कर रहा हूँ एक नया सेट बना रहा हूँ, इसको मैंने टी कह दिया, ठीक है। टी में वो सारे एफ बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी सच दैट एफ ऑफ पी इज इक्वल टू 0, ठीक है। देखिए ये जो टी है ये किसी एक पॉइंट पे 0 है, ठीक है, और जो आपका एस था, एस ये है, ये इस इंटरवल सी कॉमा डी के सारे एलिमेंट पे 0 है, पहला। दूसरा टी यहाँ पर भी आइडियल होगा, किसी एक पॉइंट पे भी अगर 0 मिल जाए ना तो ये आइडियल होता है, ठीक है। तो ये भी आइडियल, एस भी आइडियल, साथ में ये किसी एक पॉइंट पे क्या कहते हैं 0 दे रहा है, ये क्लोज इंटरवल सी कमा डी के अंदर 0 दे रहा है, तो मैं ये कहूँ सीधा कि एस जो है वो कंटेन हो रहा है टी के अंदर, मतलब एस से बड़ा एक आइडियल मिल गया जो एस को कंटेन कर रहा है, और साथ में ये कंटिन्यूस फंक्शन ओवर ए बी के बराबर भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि
देखिए जरूरी थोड़ी है कि कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन लो किसी फिक्स पॉइंट पी पे जीरो ही दे। एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा ना जो एफ पी पे जीरो नहीं दे रहा है। कांस्टेंट फंक्शन ले लो, एफ एक्स इक्व टू 3 ले लो, ये बिलोंग कर रहा है इसके अंदर कंटिन्यूस फंक्शन ओवर ए कोमा बी के अंदर, बट ये बिलोंग नहीं कर रहा है आपका टी के अंदर क्योंकि ये कहीं पे जीरो नहीं है और ये एक पॉइंट पे जीरो कह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो एस है वो टी के अंदर कंटेन कर रहा है, टी पूरे रिंग के बराबर नहीं है तो एस मैक्सिमल नहीं है, मैक्सिमल हो गया आपका टी। ये आप खुद से कर लीजिएगा कि टी एक आइडियल है, ठीक है, मैंने पहले वाला प्रूफ कर दिया, इसी की हेल्प से आप खुद से कर लीजिएगा। और टी आइडियल है, ठीक है, और टी एक ऐसा आइडियल जो एस को कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब एस मैक्सिमल नहीं है, ठीक है। तो मुझे लगता है ये वाला क्वेश्चन भी इजीली आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत इजी है, दिया है लेट आर बी अ रिंग इफ आर एक्स इज प्रिंसिपल आइडियल डोमेन देन आर इज नेसेसरी आर, आर इज field if and only if Rx is principal ideal domain। कोई भी R अगर फील्ड है if and only if Rx is principal ideal domain, तो Rx यहाँ प्रिंसिपल आइडियल डोमेन है तो क्या नेसेसरी कंडीशन है F का R का फील्ड होना। बस एक ही थ्योरम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, इसमें आते हैं। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गिवन है consider the group homomorphism phi such that m2r2r given by phi a is equal to trace of a, then kernel of phi is isomorphic to, kernel of phi निकालना है। ये kernel of phi क्या होगा, सीधे सीधे पहले तो यही आते हैं, ये होगा a belongs to m2r such that phi of a is equal to 0, सीधे, क्योंकि आपका M2R से R में दिया है और R में आइडेंटिटी एलिमेंट है 0, तो ये कहाँ की मैप, तो वो सारे एलिमेंट जिसकी इमेज आ रही है 0 वो कर्नेल में है, ठीक है, कोई डाउट नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो मान लेते हैं एस को समटाइम एक मैट्रिक्स है A B C D, ठीक है, तो इज इक्वल टू वो सारे A बिलोंग्स टू M2R सच दैट फाई ऑफ ए, फाई क्या दिया है, ट्रेस ऑफ ए दिया है, तो ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू 0। अगर जनरल मैट्रिक्स ये है तो यहाँ मैं क्या कहूँगा, ए बिलोंग्स टू M2R सच दैट ट्रेस ऑफ ए का मतलब हुआ ए डी, ए प्लस डी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर मैट्रिक्स इस फॉर्म का है तो उसमें ए प्लस डी इज इक्वल टू 0, या फिर अल्टीमेटली मैं ये कह सकता हूँ ए बी सी डी belongs to M2R such that A plus D is equal to, या फिर A is equal to minus D, A is equal to minus D। तो रखिए आप A को माइनस डी यहाँ पे, तो आपको मिलेगा यहाँ माइनस डी B C D belongs to M2R, ठीक है। या फिर फाइनली मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं माइनस डी बी सी डी, ठीक है, सच दैट डी बी सी ये तीनों किसके एलिमेंट होंगे, आर के एलिमेंट होंगे। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं। तो देखिए इसमें अननोन कितने हैं, अननोन है डी बी और सी, 3 अननोन है, ठीक है, और 3 अननोन है, किसी मैट्रिक्स इस फॉर्म का दिया है 3 अननोन है, इसका मतलब इसकी डायमेंशन कितनी हो गई 3, ठीक है। तो कर्नेल ऑफ फाई की डायमेंशन, दिस इंप्लाइज डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ फाई इज इक्वल टू 3, क्योंकि इसके पास 3 ऐसे एलिमेंट है जो आप अपनी ओर से पुट कर सकते हो, चौथा नहीं पुट कर सकते, क्योंकि आपने जब यहाँ रख दिया माइनस डी तो इसमें ऑटोमेटिक डी आपको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये चॉइस आपके पास नहीं है, आपके पास चॉइस ही कितनी है, एक तो ये एक ये एक ये, तो कभी भी जितनी चॉइसें होती हैं उतनी उसकी डायमेंशन होती है। चौथा आपके पास चॉइस नहीं है, क्योंकि आपने अगर यहाँ डी रख दिया या माइनस डी रख लिया, जस्ट अपोज साइन करके यहाँ उसको रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कर्नेल ऑफ 5 की डायमेंशन आ गई 3। अब आते हैं एक एक करके, तो अब चेक करते हैं कि इसमें किसकी डायमेंशन है। देखो एक तो डायमेंशन 3 है, तो हो सकता है इसके आइसोमॉर्फिक हो। GL2R, GL2 आर की डायमेंशन ऑफ, ध्यान रखिएगा GL2R इसकी होती है 4, क्योंकि 2 की स्क्वायर होता है जो कि होता है 4, तो ये नहीं है। R2 की डायमेंशन 2 है, ये नहीं है। इसकी डायमेंशन निकालते हैं। देखो इसके डायमेंशन के निकालने के लिए मैं सीधे सीधे डायमेंशन ऑफ M2R
होल अपॉन, ये एक्चुअल में कर्नेल ऑफ फाई है, ध्यान से देखिए, ठीक है। तो मैं कर्नेल ऑफ फाई लिख दे रहा हूँ इसकी जगह, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमेशा, डायमेंशन ऑफ M2R बीच में माइनस, माइनस डायमेंशन ऑफ कर्नेल ऑफ फाई। इसकी डायमेंशन है 4, क्योंकि M2R की डायमेंशन 4 होती है, इसकी डायमेंशन है 3, तो इज इक्वल टू आ रहा है 1। तो इसकी डायमेंशन है 1, तो ये भी नहीं है, क्योंकि कर्नेल फाई जो है इसकी डायमेंशन 3 आ रही है, थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया ये। तो इसका मतलब आपका जो आंसर है वो है सी, R3, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 है जिसका आंसर है सी। तो ये भी समझ में हो गया होगा आसानी से। लास्ट क्वेश्चन है इस पेपर का, जो कि है क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है। फील्ड है, एफ एक फील्ड है जिसका ऑर्डर दिया है 1 to 5। अगर ये फील्ड है तो एडिशन मोडुलो 1 to 5 और मल्टीप्लीकेशन मोडुलो 1 to 5 इसके रिस्पेक्ट में फील्ड होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कह रहा है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट अल्फा बिलोंग्स टू F1 to 5 सच दैट अल्फा की पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा। अगर ये फील्ड है तो इसको जीरो एलिमेंट भी होगा, पर जीरो लेना नहीं है, जो कि कह रहा है नॉन जीरो एलिमेंट की बात हो रही है सिर्फ, ठीक है। पहला हो गया। दूसरा, कोई भी फील्ड है p की पावर n, सपोज दैट ये एक फील्ड है क्योंकि p की पावर n के फॉर्म में होता है वेयर p इज प्राइम, ठीक है। अगर ये फील्ड है, इससे मैं अगर सिंगलटन जीरो हटा दूं ना, तो इस फील्ड का ऑर्डर कितना रहेगा, इस फील्ड का ऑर्डर रहेगा p की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो अगर कोई भी फील्ड से, फिर समझिए, कोई भी फील्ड से अगर जीरो एलिमेंट हटा दिया तो उसके बाद जो बचेगा ना, माइनस सिंगलटन जीरो, ये जो बचेगा ये आइसोमॉर्फिक होगा z p की पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ऑर्डर कितना हुआ देखिए, सिर्फ जीरो हटाया ना तो एक एलिमेंट कम हुआ ना इसमें से, तो यहाँ ऑर्डर है 125। तो 125 एक ऑर्डर का एक फील्ड है, तो इसमें से मैं अगर जीरो एलिमेंट हटा दूँ तो बचेगा क्या, तो आपका जो फील्ड है ना 1 to 4 ऑर्डर का होगा ना, और ये आइसोमॉर्फिक होगा आपका Z1 to 4। ये मैं इसलिए दिखाऊं क्योंकि अब मैं, क्योंकि देखो इसमें क्या बात कर रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट की बात कर रहा है ना। अगर ये नॉन जीरो एलिमेंट की बात कर रहा है तो मैं जीरो एलिमेंट लूंगा ही नहीं, और ये मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ भी हम, और ये जो Z1 to 4 है ना, ये मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो 1 to 4 के रिस्पेक्ट में होता है, हाँ, ये ग्रुप, ठीक है। तो यहाँ भी मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है क्योंकि अल्फा की पावर 5 है, पावर का मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब मेरे को Z1 to 4 में वो एलिमेंट ढूंढना है जिसके लिए अल्फा की पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा हो जाए, ठीक, साथ में ये फील्ड भी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, अल्फा कॉमन लो, अल्फा की पावर -4 इज इक्वल टू 0। देखिए फील्ड है, फील्ड है तो इंटीग्रल डोमेन है, दो एलिमेंट का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो या तो अल्फा इज इक्वल टू 0 और अल्फा की पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 0। अल्फा 0 हो नहीं सकता क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट का है, तो अल्फा की पावर 4 - 1 इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अल्फा की पावर 4 का मतलब अल्फा स्क्वायर -1 इंटू अल्फा स्क्वायर +1 इज इक्वल टू 0। और ब्रेक कर लीजिए यहाँ से, तो मैं सीधे सीधे लिखूँ, अल्फा इज इक्वल टू 1 आएगा, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 आएगा, अल्फा इज इक्वल टू -1 आएगा। या फिर दूसरे शब्दों में ये कहूँ कि अल्फा जो है एक तो 1 आएगा, दूसरा अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आएगा, तीसरा अल्फा की पावर 4 इज इक्वल टू 1 आएगा। ये 3 एलिमेंट आ रहे हैं। या फिर मैं सीधे अल्टीमेटली दूसरे तरीके से कहूँ, वो सारे एलिमेंट इन Z1 to 4 जिसका ऑर्डर 1 है, जिसका ऑर्डर 2 है, जिसका ऑर्डर 4 है। आपको ध्यान होगा नंबर ऑफ एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 5 1 इज इक्वल टू 1। अगर मैं Zn की बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट जिसका ऑर्डर m है, और m जो है n को डिवाइड करता है, वो होता है 5m। तो यहाँ भी वही लगा रहा हूँ, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसका मतलब वो सारे एलिमेंट जिसका ऑर्डर 1 है, तो 5 2 इज इक्वल टू 5 2 भी 1 होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट जिसका ऑर्डर 2, ठीक है। अल्फा की पावर 4, नंबर ऑफ एलिमेंट जिसका ऑर्डर 4, जो कि हो गया 2, ठीक है। सीधे सीधे कहूँ कितने एलिमेंट हो रहे हैं, एक ये 2 ये, तो 4 एलिमेंट ऐसे मिलेंगे जो अल्फा की पावर 5 इज इक्वल टू अल्फा को सेटिस्फाई करे। तो यहाँ क्या आ रहा है, let F1 to 5 be a field of 1 to 5 elements, the number of non-zero alpha such that alpha की पावर 5 is equal to alpha is 4।
तो मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा आसानी से। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।